हो गए ना? क्वेश्चन ज्यादा हो गए एक ही दिन में, है ना? 30 क्वेश्चन तक देना था, उससे ज्यादा हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? किसी एज ग्रुप का विशेषता अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो एक सेकेंड चैप्टर है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। समझते चलना है, ये आपको आगे भी काम आएगा। यहाँ क्या लिखा है? समवयस्क समूह। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना? यहाँ मैंने हिंदी यूज किया है क्योंकि बोर्ड पर छोटा नहीं दिखे, एक ही लैंग्वेज रखा। तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। समवयस्क समूह जब कभी भी रहे तो वो सिर्फ किशोरावस्था में होता है, सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहता है, ना अपने से छोटा ना अपने से बड़ा। तो किशोरावस्था में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो वो समवयस्क समूह का सदस्य होता है। आसान है इसे समझना। कुछ कुछ चीजें आपको नया सा लगा होगा, बाकी सब ठीक है। तो किशोरावस्था इसके लिए करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके पास है, उसको भी आप देखते चल सकते हैं। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में, वर्ग यानी स्क्वायर बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, ऐसा लग रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई महसूस करेगा। जिसको वर्ग बनाने नहीं आता उसको तो हीरा का चित्र बनाने में भी दिक्कत होगा ना, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुभव करेगा ऐसा कठिनाई का, तो इस पर आधारित होकर यह अनुमान क्या लगा सकते हैं? क्या अनुमान दिख रहा है? अगर एक काम नहीं तो दूसरा भी नहीं, ऐसा ही लिखा हुआ है बोर्ड पे। उस ऑप्शन में देखेंगे कौन सी उसकी बात कर रहा है। एक व्यवस्थित में बने प्रवृत्ति से संबंधित है, या विकास की प्रक्रिया उत्परिवर्तन है, या विकास निरंतर होता रहता है, या अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। सही जवाब क्या होना चाहिए? ये व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है, तभी पहला स्टेप नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। अगर बच्चे को वर्ग बनाने नहीं आता तो उसे डायमंड बनाने भी नहीं आएगा। इसका प्रक्रिया क्या है? व्यवस्थित है, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए पहला स्टेप आना चाहिए तब दूसरा आएगा। तो ये विकास के व्यवस्थित होने को बताता है। लाइन में मिलता जुलता है। जैसा क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आंसर सोच समझ के चुनना है, बाकी किसी ऑप्शन की ओर नहीं जा रहे हैं। कि अगर वर्ग बनाने नहीं आ रहा है तो अनुमान है कि डायमंड बनाने नहीं आएगा। अनुमान, इसका मतलब कि वो व्यवस्था में है, सिस्टमेटिक है, कि अगर पहला स्टेप नहीं तो दूसरा स्टेप भी नहीं आएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं व्यवस्थित प्रक्रिया की तरह ले जाना। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ठीक है। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये तो कल आपने लिखा था। तो कभी समाप्त नहीं होती तो क्या कहेंगे इसे? कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, ये हमेशा चलते रहता है। देखने में दिक्कत हो रही है क्या? बोर्ड दिख रहा है वहां से? और साइड कर दे इसको। ठीक। तो आपका आंसर हो गया चौथा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से कब होता है? अवधारणा माने किसी चीज का कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट कब विकसित होता है? संवेगात्मक, बौद्धिक विकास है। आपको ये पता ही होगा, इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट का संबंध कहां से है? बुद्धि से है। ऐसा ही दिख रहा है ना, कॉन्सेप्ट हमारी बुद्धि से है। किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किसी का नहीं, यानी हमारी बुद्धि उस चीज को डिनोट करती है, तो हम इसे बौद्धिक विकास कहेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यानी कि अगर उस बच्चे का मानसिक विकास करना है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। कल मैंने काफी एग्जाम्पल दिया, कहा भी था कि अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो न स्कूल जा पाएगा, न कोचिंग, न दूसरों के साथ खेल पाएगा, सारा डेवलपमेंट रुक जाता है। तो आप सहमत हैं कि नहीं है इस लाइन से? अगर बच्चा स्वस्थ ठीक नहीं है तो शारीरिक विकास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसको सुनिश्चित करेंगे। ये गलत है?
आपको पढ़ के लाइन गलत लग रहा है? स्वास्थ्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये गलत है लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। वैसे ही हमें तो क्या देखना है, सही ऑप्शन। दूसरे में भी लिखा है गलत हो सकता है, ये भी नहीं देखेंगे। तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। ये कोई लॉजिक है कि ऊपर रहेगा तो स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है? विकास के 9 पहलू मैंने आपको लिखा है, कहा था कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, नहीं। मैंने कहा ये सब होना चाहिए, इसमें कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा ये तय नहीं है। तो हम ये कभी नहीं सकते कि विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले आता है इसलिए रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सही है लिखा है, लेकिन इसका रीजन गलत दिया हुआ है। चौथा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या है, अंतः संबंधित है। ये सही ऑप्शन हुआ चौथा। हम बोले थे ना कि सब एक दूसरे से गुत्थी ऐसे जोड़ के स्पाइरल फॉर्म में बनते हैं, तो अंतः संबंधित है तभी तो बनते हैं। तो इसलिए लिखेंगे ये सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ये आपने सुना भी था, लिखा भी था, फिर भी आंसर गलत हुआ। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, इसमें सीखने समझने में सोचने की प्रक्रिया में अंतर होगा। हम सोचना सिखाएंगे धीरे धीरे आपको। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। विकास के तो कई सारे सिद्धांत मैंने आपको लिखा है। निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत आपने लिखा है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट होने का सिद्धांत, प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं लिखा आपने। प्रतिवर्ती नाम का कोई सिद्धांत मैंने पढ़ाया ही नहीं था। मैंने अनुक्रमिक यानी क्रम से होना आपको बोर्ड पे यहाँ लिखे थे, गर्भावस्था शैशवावस्था सब क्रम से लिखे थे ना, वो क्रमिक होने को बताता है कि विकास क्या होता है, क्रमिक। मैंने कहा दुनिया में सभी जगह बच्चों का विकास सीढ़ से होगा और कहाँ जाएगा, यानी कि वो एक निश्चित क्रम को फॉलो करती है। तो आपका गलत उत्तर कौन सा है जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है? वो ये है, प्रतिवर्ती नाम का शब्द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अभी तक कहीं नहीं आया है। गलत चुनना है, और हमने ऑप्शन चुना चौथा, ये गलत है। ये विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना क्या सहायता करता है? अगर बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एक टीचर समझ रखता है तो उसे क्या फायदा है? पहला ऑप्शन शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानेगा, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानेगा, आर्थिक पृष्ठभूमि। तीसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए उसका औचित्य देखेगा। या चौथा, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से जानेगा। मैंने कहा था ना कक्षा में जितने बच्चे हैं सब एक दूसरे से अलग हैं, तो उनको सिखाने की प्रक्रिया भी तो मेरे पास अलग होनी चाहिए। यही है कि अलग अलग अधिगम शैली को प्रभावी रूप से कक्षा में प्रयोग करके, ये आपका उत्तर होगा। इसको मैंने आपके सिद्धांत में लिखाया था, इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत। कहा था कि कक्षा में जितने बच्चे होते हैं सब एक दूसरे से अलग होते हैं, और उन सब को लेकर चलना, प्रभावी शिक्षण विधि को अपनाना हमारे लिए जरूरी है। अब समझ आई बात? जो आप पढ़े उसी से हम कनेक्ट कर देंगे, बता देंगे कि ये कब आपने सुना या पढ़ा है। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं? मैंने विकास के बहुत सारे पहलू लिखे थे, उसमें याद कीजिए क्या क्या लिखा आपने। शारीरिक लिखा था, संज्ञानात्मक लिखा, मैंने कहा बुद्धि का भी विकास है, मानसिक, संवेगात्मक लिखा, सामाजिक लिखा, लिखा था ना। चारों ऑप्शन तो पहले में ही मिल गया। मैंने कहीं आध्यात्मिक लिखवाया था तो ये ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन कट ऐसे ही देखते ही। दूसरे में मनोवैज्ञानिक लिखा है, मैंने कहीं मनोवैज्ञानिक विकास लिखवाया था? नहीं ना। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ऐसा करके ये ऊपर वाला लाइन जो लिखा हुआ है वही टर्म्स मैंने लिखाए थे। और मैंने कहा था कॉपी से बेस्ट कोई मटेरियल नहीं है, वो पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन याद आएगा कि क्या क्या पढ़े हुए हैं। फिर इसमें आध्यात्मिक लिखा है तो तीसरा ऑप्शन भी गलत, क्योंकि ये कोई विकास ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहला। क्लियर हुआ? कोई ऑप्शन काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं, देख के लग रहा है ना, अपनी तरफ से नहीं काट रहे हैं, जो चीज उससे संबंधित नहीं है उसे अलग कर दे रहे हैं। अब देखिए, सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, ये सब एग्जाम्पल से रिलेटेड है जो मैं आपको सुना रहा था उस दिन। मैंने कहा लिखने से ज्यादा जरूरी है सुनना और समझना, वही सब है। कहीं भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, सब एग्जाम्पल से रिलेट किया गया।
टीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लिख से सीखने में ज्यादा समय लेती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। एक जल्दी सीख जाती है, ये उसकी विशेषता है, एक स्लो लर्नर है, उसकी विशेषता है। कौन से सिद्धांत से हम जोड़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस। मैं फास्ट लर्नर हूं, ये मेरी विशेषता है, कोई स्लो लर्नर है, उसकी विशेषता है, तो हम दोनों एक दूसरे से इंडिविजुअली डिफरेंट हैं। आपने पढ़ा था ये लाइन, मैंने कहा था बच्चों के बीच कंपैरिजन मत कीजिएगा कभी भी, जो जिस रफ्तार से सीखे उसे सीखने का अवसर दिया जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, व्यक्तिक भिन्नता को बताता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत। सही हो रहा है ना, ऐसा लगा कि हम ही सिर्फ सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। आपने सिद्धांत तो बहुत सारे पढ़े हैं, कौन सा है देख के बताइए। सभी का विकास दर एक समान होता है, सभी बच्चों का। अगर सबका विकास दर एक समान है तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब लाइन गलत लिखा हुआ है। दूसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है, मैंने रेखा में बताया था क्या, सीधी रेखा होता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह भी गलत हो गया क्योंकि ये निरंतर चलती है। बचा चौथा, विकास सभी प्रक्रियाओं से अंतः नहीं है, सबके सब गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, जबकि होती है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सिद्धांत है, इनसे कोई नहीं है। आंसर चारों में से कोई सही नहीं है। सभी की समान नहीं होता है, ये सही है। विकास दर अगर समान होने को कहता तो गलत था। तो विकास दर समान नहीं होता, ये इंडिविजुअल डिफरेंस होने को बताता है, तो उत्तर एक कर लेंगे। ऐसे देख के तो लग रहा था कि सब इधर का उधर है, इसमें नहीं नहीं देख रहे थे, हमको लग रहा है लिख रहा है सबका विकास दर एक समान होता है, तो भी गलत हो जाता है। हम इंडिविजुअल डिफरेंस इसीलिए पढ़ते हैं, पता चले कि सब बच्चों को विकास की दर अलग अलग होती है। ये लाइन सही हुआ कि सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। बढ़िया। विकास कब शुरू होता है, पूर्व प्रसव अवस्था, यानी जन्म के पहले, जिसको गर्भकाल कहते हैं। प्रसव का मतलब होता है जन्म ले लिया, जन्म के पहले यानी पूर्व प्रसव काल कहा जाता है उसे। सही ऑप्शन है पहला। इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया था कि जब से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, विकास की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है। किशोरों के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। किशोर मतलब जिसका उम्र 13 से 19 साल के बीच हो, एडोलेसेंस पीरियड वाले। संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है, या पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया आ जाता है, या चिंतन की मूर्त क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि हो जाती है। क्या लग रहा है उस उम्र की क्या विशेषता होगी। अभी मैंने विशेषता नहीं पढ़ाया आपको, अभी सिर्फ मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ाई है, लेकिन ये चैप्टर इतना बड़ा है कि सब क्वेश्चन मिक्स हो जाता है बनाने में। नंबर, बाकी सब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब उसमें होता है। लापरवाह तो नहीं होते हैं बच्चे, मूर्त नहीं, किशोरावस्था में जाके अमूर्त विशेषताओं को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये भी गलत है। बुद्धि लब्धांक में अचानक वृद्धि नहीं होती, ये तीनों नीचे से गलत है, बस सिर्फ पहला बचा। यानी की घटना बढ़ जाती है, यानी बच्चों के इमोशन में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आता है, मूड स्विंग होता है किशोरावस्था में, इसीलिए किसी एक चीज पर टिकते नहीं है किशोरावस्था में। कभी कहेगा मेडिकल करना है, 6 महीने बाद कहेगा नहीं छोड़ो इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ दिन बाद कहेगा नहीं एयरफोर्स में जाएंगे, कुछ दिन बाद कुछ और, मूड स्विंग करते रहता है हर वक्त। तो कहते हैं उसका इमोशन यानी प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, पहला। आगे और बढ़ते हैं, इसमें उम्र की विशेषता पूछ दिया है, इसीलिए आपको दिक्कत हो गई समझने में। किशोर डैश डैश का अनुभव कर सकते हैं, किस चीज का अनुभव करते हैं, जीवन के बारे में, परितृप्ति के प्रभाव से, दुश्चिंता से, बचपन में किए गए अपराध के प्रति डर के भाव से, या आत्मसिद्धि के भाव से। किसका अनुभव करते हैं, आत्मसिद्धि का भाव। ठीक है, और कुछ, और कोई लग रहा है, एक लग रहा है, जीवन के बारे में प्रतिप्ति के भाव आ जाते हैं। आत्मसिद्धि क्यों लग रहा है आपको, आत्मसिद्धि नहीं लग रहा है।
मैंने आपको नाम एक लिखवाया था फर्स्ट डे कि कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है, उसमें मैंने मैस्लो का नाम लिखवाया था। ये उसी का सिद्धांत है। आत्मसिद्धि का भाव का मतलब ही होता है कि आप समाज के बनाए गए नियमों से अब ऊपर उठ रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, पूरी दुनिया के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो किशोरावस्था में हम सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोचते, हम सबके बारे में सोचने लगते हैं, पूरे परिवार के बारे में। यहाँ तक कि छोटे भाई बहन है तो लगता है उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बहन है तो लगता है शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, मम्मी पापा पे नहीं है। ऐसा लगता है हमेशा भविष्य के प्रति चिंतित रहने लगता है। ये वही है आत्मसिद्धि के भाव आना। मैस्लो के सिद्धांत पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी। लेकिन क्वेश्चन किस में आ रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चूंकि किशोरावस्था में ये होता है तो लिखना पड़ेगा। आपका सही आंसर है चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल एक ही चीज आता है, लिखना। सीटेट में इतनी बार पूछा है ये क्वेश्चन। इसके अलावा भी एग्जाम्पल बता देते हैं। पेंटिंग जो लोग करते हैं ना, वो भी सूक्ष्म गति कौशल में आता है। एम्ब्रॉयडरी करना, एम्ब्रॉयडरी वो डिजाइन वगैरह कपड़ों पर बनाना देखते हैं, ये सब उसी का पार्ट है। एक शब्द में कहे जितने महीन काम होते हैं जो बहुत बारीकी से करना पड़ता है, सूक्ष्म गति कौशल है। लेकिन फुदकना, कूदना, नाचना, तैरना, इसको क्या कहेंगे? स्थूल गति कौशल कहते हैं, उल्टा ग्रॉस मोटर स्किल। ये फाइन मोटर स्किल है लिखना, तो बाकी सब क्या कहलाएंगे? ग्रॉस मोटर स्किल कहलाते हैं, जिसमें बारीकी का, सूक्ष्मता का होना जरूरी नहीं है। उसमें बहुत आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। कूदना किसको नहीं आता? सबको आता है, तो ग्रॉस मोटर स्किल है। लेकिन लिखना, अच्छी हैंड राइटिंग सबको नहीं होता, तो ये फाइन मोटर स्किल कहलाती है। तो जितना महीन या बारीक काम होता है वो सब फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। और जो जनरली सब लोग कर पाते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा? तीसरा, फाइन मोटर स्किल। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति लिखित में सिद्धांतों से संबंधित हो सकती है। अब देखिए क्लियर कर दिया कि जो कॉन्सेप्ट है वो किस रूप में है? व्यवस्थित है। जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं अगर वो व्यवस्थित हो तो क्या कहलाएगा? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है, या विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। कौन सा सही लग रहा है व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण के लिए? व्यवस्थित होने का मतलब क्या हुआ? क्रम से होना। यानी सबसे पहले शैशवावस्था, गर्भकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसमें से बीच में कोई परिवर्तित हो सकता है क्या? नहीं ना। या क्रमिक होता है, और यही क्रमिक होना व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण की ओर लेके जाता है। अगर आप टर्म को क्रम से नहीं सीखेंगे तो वो व्यवस्थित नहीं होगा। जब तक ज्ञान सिस्टमेटिक नहीं होगा तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैथमेटिक्स में हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कई बार टीचर जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में बीच से एक आध दो ऑप्शन गायब कर देता है। स्टेप बीच में से एक दो गायब, अब स्टूडेंट बैठ के देख रहा है वहां से यहाँ कैसे आ गया। टीचर से पूछता है कि सर ये वाला लाइन तो ठीक है, ये कैसे आ गया? तो कहते हैं बीच में इसको ऐसे तोड़ेंगे तभी आएगा। तो कहते हैं वो भी बता देते ना। इसका मतलब कि कोई एक भी स्टेप बीच से गायब होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो टीचर पढ़ाते या बताते वक्त एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं, वो क्रमिक होना होता है। और जब वो क्रम से फॉलो करेंगे तो ज्ञान क्या होगा? व्यवस्थित हो जाएगा, यानी मेरी समझ में आएगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपका आंसर सही होगा दूसरा। सोचने और समझने आ रहा है क्वेश्चन पे। मानव वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है? अगर मैं जानता हूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है एज ए टीचर, तो मुझे इसका क्या फायदा है? ऑप्शन पढ़ेंगे। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण, आप बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरी मुट्ठी में रहे सब लोग, नहीं कर सकते ना। दूसरा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता मिले। बात तो सही है कि अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जानेंगे तो सभी बच्चों के अलग अलग रेट हैं ये समझ पाएंगे। सभी बच्चे अपनी दर से विकसित होते हैं, यानी कि जो अलग अलग बच्चे हैं विविध, उनके शिक्षण के बारे में हमें स्पष्टता प्राप्त होगा, हम समझ पाएंगे कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाए। इसलिए सीडीपी का ज्ञान होना हमारे लिए जरूरी है। अगर हमें स्पष्टता नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए?
तो सीडीपी का ज्ञान शिक्षक की क्या मदद करेगा? बच्चों को समझने में और उसके लिए सटीक निर्णय लेकर मेथोडोलॉजी के सिलेक्शन में मदद करती है। आपका आंसर क्या होगा फिर? दूसरा। कौन सा मिलान सही है? शारीरिक विकास का संबंध वातावरण से है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध परिपक्वता से है, मिलान कौन सा सही बताइए? सामाजिक विकास वातावरण से है, संवेगात्मक विकास परिपक्वता से है, कौन सा सही मिलान है? सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है, यानी सोसाइटी से, लोगों से। जवाब सही है। कोई दिक्कत? इस विकास पर तो हम लोग बहुत लंबा डिस्कस किए थे उस दिन। डैश डैश के, ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उस पर फोकस करना है। जब कभी भी पूछे इसके अलावा, मतलब एक को छोड़कर सब सही है, इसका मतलब हमें गलत चुनना है। पहले माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि चुनना क्या है। अगर कोई चीज पूछे कि इसके अलावा ये कौन सी बात सही कर रहा है, तो इसके अलावा मतलब एक को छोड़कर सब सही है, तो जो एक को छोड़कर होने की बात करी इसका मतलब वो गलत है। भी ये प्रश्न में शब्द दिखे, समझिए गलत ऑप्शन चूज करना है, कौन सा नहीं है। सवाल वही है कि डैश डैश के अलावा निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चे कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होते हैं, किसको छोड़कर? तो देखेंगे, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध का विकास, बात तो सही है कि एक साथ रहते हैं तो मधुर संबंध विकास होगा। दूसरा, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उसे दृढ़ता पूर्वक करते रहना, चैलेंजिंग काम बच्चे लेते हैं ना कि मैं करूंगा इसे। तीसरा, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, मैनेज करना। बच्चों को खुशी आती है वो भी मैनेज करते हैं, गुस्सा आता है तो भी मैनेज करते हैं, ये भी ठीक है। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, कौन सा नहीं होना चाहिए? सब तो सही लग रहा है, लेकिन कोई एक शब्द है जो बताता है कि उससे बच्चों में निगेटिविटी आती है। अगर हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता या कंपटीशन करेंगे और कंपटीशन को दृढ़ता पूर्वक जबरदस्ती मानेंगे तो वहां झगड़ा होता है। कंपटीशन हेल्दी हो तो अच्छा है, लेकिन कंपटीशन पे दृढ़ता पूर्वक दबाव पूर्ण काम करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। बस इतना ही का फर्क था। तो बच्चों के बीच कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन कैसा हो? हेल्दी कंपटीशन, सब एक दूसरे से मिलजुल के एक दूसरे से compete करे। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ दृढ़ता पूर्वक पेश आने लगेंगे तो लड़ाइयां होंगी कक्षा में, हर बात के लिए एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। क्वेश्चन डिस्कशन में होगा या ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो कॉलर पकड़ लेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, तो वो हेल्दी नहीं हो जाता। इसलिए आपका कौन सा कथन छोड़कर सब सही है? चौथा छोड़कर ऑप्शन संबंधित। आगे बढ़ते हैं। पूर्व विद्यालय में आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, जब बच्चा पहली बार आता है रोते चिल्लाते ही आता है ना स्कूल में, फर्स्ट टाइम। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तन चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अब अपुति उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती है। बच्चा जब प्ले स्कूल जाता है तो रोते जाता है, देखते होंगे गार्जियन जबरदस्ती प्ले स्कूल पहुंचा देते हैं, वहां वो अपने इमोशन रो के जाहिर कर रहा है। लेकिन 2 साल बाद वही बच्चा 3 साल बाद अगर प्राइमरी में एडमिशन लेता है तो वो अपने इमोशन रो के जाहिर नहीं करता। ऐसे होता है ना, गुस्से में तन जाना, इमोशन को दिखाना, क्रोध में ऐसे करके कुछ कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से इमोशन जाहिर करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि 2 साल बाद इसके इमोशन में परिवर्तन हो जा रहा है। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार होगा? अगर ये परिवर्तन हो रहा है 2-3 सालों में तो क्या कारण है? नंबर 1, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, क्रमिक होना इसका कारण है। दूसरा, विकास निरंतर होता है, ये कारण है। या तीसरा, अलग अलग लोगों में विकास के भिन्न रूप होते हैं, हर बच्चे में विकास अलग अलग होते हैं, ये है सही उत्तर। या चौथा, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है, कौन सा सही लग रहा है? जितने बच्चे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने अपने तरीके से, इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? तीसरा। अलग अलग लोगों में या बच्चों में विकास की दर भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो कुछ बच्चे उस चीज को चिल्ला के इमोशन प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग मांसपेशी वगैरह तान के प्रेजेंट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चे अपने अपने तरीके से करेंगे।
आपका आंसर कौन सा होगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। विकास क्या है? ये तो आपने लिखा है, विकास की विशेषता क्या है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, लेकिन सिर्फ वृद्धि पूछे तो वृद्धि केवल मात्रात्मक है, लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षार्थियों के घर के वातावरण महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने बोला था ना, फैमिली का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के डेवलपमेंट, तथा इसे प्राप्त शिक्षण शास्त्र के निर्णय में जा सकता है। यह तथ्य अधिक किस सिद्धांत पर लागू होता है? जो घर से सीख रहे हैं बच्चे, उसको स्कूल के पेडागोगी में भी यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कौन सा, व्यवहारवादी, परिस्थितिकी, रचनावादी या सामाजिक रचनावादी? जो सोसाइटी या परिवार से सीखते हैं वो उनके व्यवहार से सीखते हैं, बिहेवियरिस्ट, थ्योरिस्ट। तो ये व्यवहारवादी उनके में आ जाएंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? ये तो अभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तब तक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल में आगे बढ़ गया। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने जिन चीजों पर फोकस किया, बीएड ने पढ़ा होगा, उसमें जब दो टर्म के बीच वर्सेस लिखा जाता है तो समझिए यहां एरिक्सन है। अगर कोई भी बात इस रूप में लिखा रहे वर्सेस करके, तो समझिए वो एरिक्सन की थ्योरी है। और एरिक्सन ने ही क्या दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत को दिया था। एरिक्सन, एरिक होमबर्ग एरिक्सन पूरा नाम है। पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, अभी वो सब चैप्टर्स आएंगे, लेकिन क्वेश्चन बीच में पता नहीं कहां से आ गया, इसका इसमें आवश्यकता नहीं है। वर्सेस का मतलब होता है, जैसे क्रिकेट देख रहे होंगे आजकल, भारत बनाम पाकिस्तान, भारत बनाम जिम्बाब्वे, बनाम को ही वर्सेस कहा जाता है। कौन सा नाम दिख रहा है इसमें? इसके थ्योरी की पहचान है कि एरिक्सन में वर्सेस इंग्लिश में आएगा और हिंदी में क्या लिखा रहेगा? उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर, यानी के मुकाबले मतलब बनाम। किसी चीज से मुकाबले की बात करें, जैसे भारत का मुकाबला पाकिस्तान, यानी बनाम, वर्सेस की बात हो रही है। तो एरिक्सन के थ्योरी की पहचान है कि उसके लाइन में कहीं ना कहीं बनाम शब्द का यूज होगा या अंग्रेजी में वर्सेस। एरिक्सन की थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें और कहीं है ऐसा नहीं है, सिर्फ तीसरे ऑप्शन में। बाकी थ्योरी जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो क्या क्या कहना चाहते थे। पिछले 12 साल में सिर्फ एक बार पूछा है ये थ्योरी, इसलिए फोकस नहीं करते, लेकिन सिखाने के लिए बीएड में पढ़ना है इसलिए पढ़ा दिया जाता है, उसकी आवश्यकता सीटेट में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उपागम अशांतकारी व्यवहार से संबंधित विकार वाले बच्चे? अशांतकारी का मतलब होता है जो बच्चे शांत नहीं रहते हैं, अशांत हैं। तो उससे संबंधित विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोग और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतः क्रिया करने का सुझाव देता है। कौन सा? सोसाइटी से इंटरेक्ट होकर सीखने की बात कौन करेगा? व्यवहारवादी करेंगे। बिहेवियरिस्ट वाले लोग चाहते हैं कि सोसाइटी के साथ बच्चे कनेक्ट होकर अपने व्यवहार को सीखे, समझे और जाने। यह है व्यवहारवादी सिद्धांत। आगे बढ़े। और निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों के कौन से विकास के लिए? संवेगात्मक विकास के लिए। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं होती। क्या बच्चों के विकास में टीचर का रोल नहीं है? हमने तो लिखा है स्कूल का इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है विकास में। दूसरा, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, क्या कंट्रोल करके रखेंगे बच्चे को, खुला अवसर देंगे सीखने सिखाने के? ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं कर सकते। तीसरा, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अधिकारवादी का मतलब मेरा जो मन करेगा करेंगे, ऐसा वातावरण चाहिए क्या बच्चों को सिखाने में? ये भी नहीं चाहिए। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जहां सबको अपनी बात को कहने और रखने का अवसर हो। क्लासरूम कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट वाला होना चाहिए, जहां हर बच्चे अपने दर से सीखे और अपने प्रश्न को रखने में स्वतंत्र महसूस करे। तो प्रजातांत्रिक इन्वायरमेंट का होना जरूरी है क्लास में। नेक्स्ट, कोई भी नाराज हो सकता है। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है ये।
कोई भी नाराज हो सकता है, बात तो सही है, किसी को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन यह आसान नहीं है। परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। किस पर कितना, कैसे और क्यों नाराज हो, ये कोई सोच के नाराज होता है क्या? या तो गुस्सा आ गया सामने, जो हो उड़ेल के निकाल देते हैं बिना सोचे कि किस पर कितनी मात्रा में, किस उद्देश्य के लिए, कौन सोचता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसके सोचने समझने का स्तर अलग होगा। यानी कि सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास। क्रोध का संबंध किससे है? मैनेज करना, संवेग, इमोशन से संबंधित है। तो अगर कोई आदमी अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले रहा है तो वो जीवन में सफल हो गया। अगर इमोशन पे कंट्रोल नहीं तो आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते, याद रहेगी। इसलिए लोग कहते हैं कि अपने नफ्स पे कंट्रोल करना सीखो। नफ्स मतलब अपने इमोशन। आदमी की इच्छाएं क्या है? बहुत सी उथल पुथल होती रहती है, लेकिन सोसाइटी को, लोगों की वजह से, रिश्तों की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से वो सारे इमोशन हर जगह नहीं दिखा पाता, दबा लेता है। तो वही चीज है कि सही मात्रा, सही समय, सही उद्देश्य, सही आदमी पर, सही चीज के लिए गुस्सा होना इतना आसान नहीं होता। यानी आप अपने इमोशन को मैनेज करना सीख रहे हैं, कैसे मैनेज किया जाए। वरना आजकल तो लोग गोली मार देते हैं इमोशन, ठेस पहुंच गया भाई, गोली मार दो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब बच्चा अब स्कूल जाना शुरू किया है, जस्ट 4-5 साल मान लेते हैं। तो किसकी बात को आप ज्यादा महत्व देंगे? अध्यापक और साथी के बात का, या साथी और माता पिता, या माता पिता और भाई बहन, या भाई बहन और अध्यापक? सबसे ज्यादा किसकी बात मान सकते हैं? माता पिता और भाई बहन के द्वारा दिया गया सुझाव सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि बाकी लोग तो थोड़े समय के लिए जानते हैं, इनके साथ वक्त सबसे ज्यादा बीतता है, माँ बाप और भाई बहन। तो हमें ये हमारे लिए सही जानकारी के स्रोत माने जा सकते हैं। कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था है, मतलब आगे आने वाली बाल्यावस्था को बताता है? तो जो 6 से 11 साल की अवस्था है उसे परवर्ती बाल्यावस्था कहते हैं। इसका, इसको कहते हैं परवर्ती। और जो 4 से 7 वर्ष होता है इसको बोलते हैं परिवर्ती, पूर्ववर्ती। इसको पूर्ववर्ती कहा जाता है। दो पार्ट में बाल्यावस्था पूछा जाता है, 4 से 7 वर्ष पूछे तो पूर्ववर्ती, अब परवर्ती मतलब 7 के बाद, यानी कि 6 से 11 वर्ष या 7 से 11 वर्ष लिखेगा तो वो परवर्ती बाल्यावस्था कहलाएगी, आगे की। एज कैटेगराइजेशन नहीं पढ़ाया है, एज को अब डिफाइन करना शुरू करेंगे, अभी तो बस सिर्फ थ्योरी पढ़ाया है आपको, उसमें और भी प्रमुख बातें हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। क्या विकास में परिपक्वता जरूरी नहीं है कि नहीं? आदमी मैच्योर है मतलब ज्यादा विकसित है, अगर परिपक्वता है तो उसका अनुभव भी तो जरूरी है, तभी तो विकसित माना जाएगा। जो आदमी बहुत ज्यादा समय किसी काम पर देता है कहते हैं बहुत अनुभवी है, मतलब काम के योग्य है। तो आपका आंसर तो यही सही हो गया कि बाल विकास के लिए सबसे सटीक यही है, परिपक्वता और अनुभव के बीच संबंध अन्योन्य रूप से हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे। एकमात्र निर्धारक अनुभव तो नहीं हो सकता, क्योंकि विकास के बहुत सारे मैंने आपको फैक्टर लिखा है। क्या केवल अनुभव से ही विकास निर्धारित होता है? विकास प्रबलन और दंड, मैंने कहीं दंड के बारे में लिखवाया? नहीं लिखाया। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, सही ढंग से, कि ये बच्चा लाइफ में चल के यही बनेगा और करेगा। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, सही ढंग से किसी चीज का अंदाजा नहीं होता। तो चौथा भी नहीं है, इसलिए सही कौन सा हुआ? पहला। शैशव काल की अवधि क्या है? 0 से 2 वर्ष माना जाता है। 0 से 2 वर्ष को शैशव अवस्था माना जाता है पियाजे के हिसाब से। यही दूसरे ऑप्शन में है, 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष लिखा जा सकता है। इसके लिए आगे बढ़े।
मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय क्या चीज ज्यादा सीखते हैं? ये क्वेश्चन इस बार भी आया था। अभी इस बार जो पेपर अभी हुआ है, क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं हम, देखिएगा सीडीपी का। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश डैश के बजाय डैश डैश होता है, क्या? जीकृत होने के केंद्रित होता है। अगर बच्चा बाल्यावस्था में है तो देखते हैं ना, शर्मा के इधर उधर चला जाता है, कोई मिलने भी आया है तो नहीं मिलता है, कहते हैं ना मामा आए हैं तो ऐसे देख लेता है, चुपचाप चला गया। 6 7 7 साल का बच्चा होता है स्कूल जाने वाला, तो इसका मतलब वो सामाजिकृत ना होकर क्या होता है, उसकी भाषा अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक। अभी भाषा का विकास हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको समझने में कठिनाई होगी। तो हम मान सकते हैं कि सामाजिकृत होने के बजाय क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। बजाय लिखा है मतलब एक नहीं होगा दूसरा होगा, तो सामाजिकृत होने के बजाय अहम केंद्रित होता है, ये सही उत्तर हुआ। यानी सबके साथ कनेक्ट नहीं होता, सबके साथ खुल के बातें नहीं करता, वो शर्माता है, भागता है, ईगोसेंट्रिक टाइप का होता है, अपने आप अपने दोस्तों से बातचीत करता है, माँ बाप से, नए लोगों से नहीं। विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है? सामान्य से विशेष की विशेष से सामान्य? हाँ याद है, ठीक है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये आपने लिखा था अंतर करने में। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था या बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फिर से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये तो सही है, सिर से पैर की ओर विकास क्रमिक रूप से होता है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है कि किसी एक पर फोकस करते हैं, बोले थे ना ऑल राउंड डेवलपमेंट, सब के सब जरूरी है। और उसके लिए एक अच्छा स्कूल का एग्जाम्पल भी दिया था, क्यों लोग अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं। सभी विकास परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, बात सही है। परिपक्वता आएगी, अनुभव आएगा तो अच्छा विकास होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों में गति समान होती है? नहीं होती, यही चीज सिद्धांत में नहीं है। चौथा उत्तर कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, तो चौथा चूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्व से जोड़ता है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है? अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, क्या दोनों एक जैसे हैं? अधिगम और विकास दोनों एक जैसा शब्द है। साइकोलॉजी की पहली विशेषता यही है कि यहाँ दो शब्द कभी भी समान नहीं होते, उन सब में अंतर होता है। तो पहला कह रहा है कि एक ही समान के अर्थ है, तो नहीं हो सकता। दूसरा, अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल रूप से अंतः संबंधित है, सही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जटिल रूप से, उसे समझना इतना आसान नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल तरीके से जुड़े हैं और अंतः संबंधित हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है? फिर से कौन सा नहीं है? पर्यावरण चलता है, ये सही है। वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, आपने लिखा था ना कल, पर्यावरण से भी प्रभावित होता है और वंशानुक्रम से भी। विकास संशोधन योग्य होता है, क्या विकास में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको प्राइमरी में रहना चाहिए, 6 to 8 में कैसे आए, हाई स्कूल में कैसे आए? अगर परिवर्तन आप में नहीं होता तो कहां से विकास नजर आता? ग्रेजुएशन कैसे करते? एक ही जगह पड़े रहते, परिवर्तन नहीं होता, हाइट वाइट भी नहीं बढ़ती, बच्चे रह जाते। विकास केवल संस्कृति में से साधित होता है। विकास के लिए मैंने 25 फैक्टर लिखा है, केवल संस्कृति होगा? नहीं, तो यही गलत है। केवल वाले जो शब्द होते हैं ना, वो अर्थ को संकुचित और छोटा कर देते हैं, और सीटेट में छोटा उत्तर कभी भी मान्य नहीं है। संकुचित सोच नहीं चाहिए, सोच में खुलापन चाहिए। इसलिए फैक्टर लिखा है तो मैंने 2 4 नहीं लिखवाए, 25 फैक्टर लिखा है, ताकि सोचने के समझने के स्तर में खुलापन आए। और ये कह रहा है केवल संस्कृति द्वारा शासित होगा, तो गलत है, सीमित कर रहा है हमें। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होती है, बात तो सही है, लेकिन यह एक अनुगमन करती है। कैसे? विकास किस ओर से किस ओर चलता है? क्या विकास क्रमबद्ध होता है? क्या विकास व्यवस्थित होता है? नहीं होता है। क्रमबद्ध नहीं होता है विकास, व्यवस्थित नहीं होता है। सभी व्यक्ति में अलग अलग होता है, लेकिन यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है।
एरी चोटी नहीं कहते हैं, ऐसा कोई विकास नहीं होता एरी चोटी नाम का विकास। विकास की गति के बारे में बात करें तो वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, ये ध्यान रखना। विकास के लिए कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है और समाप्त हो जाता है। जन्म के साथ कि जन्म के पहले? तो पहला लाइन गलत हो गया। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, सही है। समाज में भी और संस्कृति का भी योगदान विकास में होता है, इसलिए आपका आंसर दूसरा सही है। विकास एकल है, मैंने क्या लिखाया था विकास के लिए? बहुआयामी है, लिखवाया था ना। यहाँ एकल लिखा है तो क्या है? गलत है। चौथा, विकास पृथक होता है, एकीकृत होता है। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से क्या है? अंतः संबंधित है, पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होते तो स्पाइरल का निर्माण नहीं होता। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तभी तो स्पाइरल बनता है। तो पृथक नहीं होते, कनेक्टेड होते हैं, अंतः संबंधित। आपका आंसर कौन सा हुआ? दूसरा। समाज और संस्कृति दोनों विकास के लिए जरूरी है। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? फिर से सही चूज करना है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक तेजी से होता है, उसके बाद रुक जाता है। मतलब आप सबका विकास रुक गया है, सब लोग किशोरावस्था में है तो हम मान ले कि सबका विकास रुक गया है। गलत है ना, विकास तो जीवन पर्यंत चलते रहता है, कैसे रुक सकता है कभी। दूसरा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, उसके बाद पीछे की ओर विकास होता है, ऐसा कभी सुना है? तीसरा, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, स्पाइरल होता है, सीधी रेखा कभी लिखा नहीं। चौथा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही है। जितने लोग उतने विकास की दर, तो हमें सही चुनना था, हमने चौथा चूज किया। मध्य बचपन की अवस्था क्या कहलाती है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 6 से 11 वर्ष को मध्य बचपन की अवस्था या बाल्यावस्था कही जाती है। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास यानी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा बेहतर है? कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का संबंध बुद्धि से है, कौन सा सही तरीका होना चाहिए? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल से ही तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसके बाद बच्चे खुद अपना तर्क लगाने लगते हैं कि ये कितना सही कितना गलत है। आंसर तो पहला ही हो गया। दूसरा, जब व्यक्ति विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए उल्टा टांग के पीटेंगे, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दंड से नहीं होगा। तीसरा, पुराने प्रत्यय किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को जोड़ेंगे। कोई भी नई चीज पढ़ाते हैं तो उसको पुराने ज्ञान से कनेक्ट करते हैं कि नहीं? ये कह रहे हैं कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो भी गलत है। चौथा, याद करने के लिए ऑप्शन ही गलत। सीटेट में याद करना ही नहीं है, समझना है सिर्फ, इसलिए याद करना जहां भी दिखे क्रॉस हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा मार के पढ़ाई नहीं करनी, समझ के साथ विकसित होनी चाहिए। तो याद करने का ऑप्शन देखते ही आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें याद नहीं करना। विकास का सिर से पैर की ओर यानी सिर पदामुखी दिशा में विकास होता है। सेफेलोकोडल लिखा था ना, सिर से पैर की ओर विकास, यही है आंसर, पहला हो गया। सिर पदाभिमुख का मतलब ही है कि विकास किस सिर से पैर की ओर होता है, इसको कहते हैं शिरो अस्तको मस्तको अधोमुखी विकास या शिरो पदाभिमुख। इसका इंग्लिश देखिएगा तो सिफेलोकोडल लिखा होगा, आसान है समझना। इसलिए मैंने कहा था कि हिंदी इतने बदलेंगे कि वहां जाके एग्जामिनेशन में आपको लगेगा कि पता नहीं हम क्या पढ़ के आए हैं, लेकिन अंग्रेजी देखते उसकी पहचान हो जाएगी कि यही है। इसलिए कॉपी में नोट कीजिए तो दोनों भाषा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील समय किसको मानते हैं भाषा सीखने के लिए? प्रारंभिक बचपन की अवस्था में भाषा का विकास बच्चों को सीखने के लिए ऐसा है, जो भाषा सिखाइएगा बचपन में सीख जाता है। आप हिंदी अंग्रेजी छोड़ के जर्मन स्पेनिश इटालियन फ्रेंच सिखाइए, बचपन से सीख जाएगा। लेकिन एक बार एक उम्र को पार कर जाता है तो उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? फिर गलत चुनना है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित है, सही है, परिपक्वता तो चाहिए ही।
विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये भी सही है, दोनों जरूरी है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये भी सही है, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग है। चौथा, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, दोनों में से कोई एक लिखे तो गलत है। तो आपका चौथा गलत ऑप्शन है जो हमें चूज करना है। पूछ ही रहे ना कौन सा गलत है। तो यहाँ केवल परिमाण लिखा है, परिमाण के साथ गुण भी होना चाहिए था, तब सही होता। 43 डैश डैश के अलावा, फिर से वही क्वेश्चन, अलावा लिखे तो कौन सा ऑप्शन चुनना है, गलत। डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सही है। दूसरा, यह समय बिताने का सुखद तरीका है, समय बिताते हैं। तीसरा, वे नए कौशल सीखते हैं और उसे कब कैसे इस्तेमाल करना है ये जानते हैं, खेल के माध्यम से। चौथा, वे अपने शारीरिक निपुणता प्राप्त करते हैं। क्या हम समय बिताने के लिए खेलने जाते हैं? यही गलत है, बाकी सब सही है। इसके अलावा सब चीज खेल के लिए सही है। समय बिताना मकसद नहीं है, हमारा डेवलपमेंट मकसद होना चाहिए, लर्निंग मकसद होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा दूसरा, कि दूसरे के अलावा सब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की ओर अंगों का विकास होना, केंद्र से बाहर विकास होने का क्या नाम बताए थे आपको? प्रोक्सिमोडिस्टल, मध्य यानी केंद्र से बाहर की ओर विकास का होना, लिखा था ना आपने, अंग्रेजी में देखिएगा लिखा होगा प्रोक्सिमोडिस्टल। केंद्राभिमुख, पद अभिमुख सिद्धांत दूसरे नंबर पे लिखाए थे आपको, भूल गए लोग? जाइए, हो ही गया है, 2-3 क्वेश्चन है, लास्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की करता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जहां जहां अध्यात्म है नहीं करेंगे। शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है और संवेगात्मक, यही 4 ऑप्शन आंसर किए थे ना थोड़ी देर पहले, यही ना विकास के पहलू बताए थे। बाकी अध्यात्म वगैरह तो काट दिए थे थोड़ी देर पहले, मना किए कि वो सब नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 46, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास किस ओर से किस ओर चलता है? किस ओर से किस ओर चलता है? सिर से पैर की ओर, यानी शीर्षगामी से अधोगामी की ओर चलता है। वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती। बच्चा वयस्क कब बनता है? किशोरावस्था के बाद। तो किशोरावस्था से ही पहल शुरू होगी ताकि वो वयस्क बने। किशोरावस्था के बाद क्या कन्वर्ट होते हैं? वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। तो वही है कि वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल कौन करती है? तो किशोरावस्था पहल करेगी। किशोरावस्था के बाद क्या आ जाता है? वयस्कावस्था। 48, कौन सा विकास का सिद्धांत? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, ये नहीं है। हम बच्चे को बचपन से देखकर निर्धारित नहीं कर सकते कि क्या बनेगा। तो तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। और हमें वही चूज करना था कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आसान था ये। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से करता है? किसको? अधिगम को। अधिगम विकास के ध्यान दिए बिना, बिना ध्यान दिए अधिगम हो जाता है क्या? पहला ही लाइन गलत। दूसरा, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। कोई मात्रा नाप सकता है क्या कि किसी का विकास कितना हुआ है? नहीं है। विकास एवं अधिगम अंतः निर्भर होते हैं, या विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते। कौन सा सही है? विकास और अधिगम एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन 49 ही था। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है टीचर सिलेक्ट एकेडमी की तरफ से, जो लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं या आने वाले हैं उनके लिए।
कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए 1.5 लाख वैकेंसी वापस बिहार में आ रही है। 1,80,000 अभी आई थी, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। 1,50,000 के आसपास बहाली दूसरी प्रस्तावित हो चुकी है। क्या स्टूडेंट्स तैयार हैं इस चीज के लिए? नहीं तैयार हैं। कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, कितने लोगों के मार्कशीट या किसी चीज में नाम गलत होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर कर दिया, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर वो ग्रसित है। तो बीएड वालों के लिए शानदार सूचना है ये बीपीएससी कि 50,000 वैकेंसी सिर्फ 6 to 8 के लिए आ रही है, जो बीएड पास वालों के लिए। प्राइमरी का भी होगा, लेकिन इस बार 6 to 8 की सीट ज्यादा है, चूंकि अभी जो एग्जाम हुआ उसमें 6 to 8 की सीट नहीं थी। 6 to 8 के लिए बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डीएलएड वाले अप्लाई नहीं करेंगे। और सीटेट में पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए उनका, बीएड होना चाहिए, पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का। और बीपीएससी के फॉर्म को भरेंगे 6 to 8 में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ को देखते हुए आपको शानदार मौका मिलेगा। 50,000 भर्ती सिर्फ 6 to 8 के लिए आ रही है। इतनी भर्ती मुझे नहीं लगता किसी सेक्शन में आ रही है। और चूंकि बीपीएससी एक ऐसी इकाई है जो आपकी परमानेंट नियुक्ति करने का काम करती है, सैलरी वगैरह 45 प्लस ही है। 6 to 8 की सैलरी 46,700, अच्छा खासा सैलरी है। तो अब एलिजिबिलिटी नहीं रहा, आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे या सीटेट अपीयरिंग के बेस पर भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होना है सीटेट का, और नवंबर में ये फॉर्म आएगा बीपीएससी का। हमारे यहाँ लोग चूकते क्यों है पता है? किसी चीज की तैयारी पहले से नहीं करते। नवंबर में फॉर्म आए और दिसंबर में एग्जाम ले ले, कोई क्या कर लेगा, कहाँ से तैयारी कर लेगा? उसके बाद लोग फोन करते हैं, सर कोई जुगाड़ है? कहाँ से जुगाड़ लाएंगे? हम भी, हम पढ़ाने वाले लोग हैं, जुगाड़ में यकीन करेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे होगा? हमें समय चाहिए, 2 महीना 3 महीना समय चाहिए पढ़ाने के लिए। अगर कोई देगा तो काम करेंगे। तो बीपीएससी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम हो गया, अब हमें पता है कि कैसी परीक्षाएं हो रही है, हमारा काम तो अब आसान हो गया। इसके पहले वाले एग्जाम में अब तक हमें कुछ पता नहीं था कि किस तरह का पेपर आएगा, पहली बार हुआ आज तक। अब हमें पता है कि पेपर्स कैसे आ रहे हैं, सिलेबस किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं, पैटर्न कौन सा अपनाया गया। इसलिए ओपन सेमिनार रखा गया है 19 सितंबर 2023 शाम को 4 बजे, बीपीएससी के लिए स्पेशल। बीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए उस बात पे काम किया जाएगा। तो सीटेट की बैच मॉर्निंग, बीपीएससी टेट की बैच इवनिंग, और क्लासेस 19 सितंबर को सेमिनार करेंगे। जितने भी लोग कनेक्ट हुए, 10 20 40 50 जितने लोग आए हिम्मत करके कि हम पहले से तैयारी करेंगे, उनके साथ हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। वेट नहीं कि क्लास भरेगा, बहुत से स्टूडेंट आएंगे तब नहीं। क्लास जिम्मेदारी होती है, एक आदमी भी आ जाएगा ना तो जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको निकाला जाए, मेहनत किया जाए। तो ओपन सेमिनार में आप या आपके दोस्त या कोई जानने वाला जो इस बार चूक गया, किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाया, बीएड कंप्लीट नहीं था, अपीयरिंग में एग्जाम नहीं निकाल पाए थे, उन लोगों को बुलाइए। क्वेश्चंस भी हम लोग दिखाएंगे जो इस बार एग्जाम हुए पीआरटी का, सब कुछ बताएंगे। और ओपन सेमिनार 4 बजे से रखा गया है। जो लोग बीपीएससी देना चाहते हैं उनको थोड़े समय से पहले उसमें लगना पड़ेगा बेहतर आउटपुट के लिए। जितना लेट आएंगे उतना ही कम आउटपुट। स्टेट का एग्जाम का फॉर्म 4 तारीख तक भरा गया, 3 तारीख तक, और 4 तारीख से एग्जाम डेट। कैसा फील हुआ होगा उन लोगों को? 3 तारीख तक फॉर्म भरने का अवसर एसटीईटी में, हाई स्कूल +2 सबका फॉर्म डालिए, और 4 तारीख से एडमिट कार्ड आने शुरू, लीजिए एग्जाम देने जाइए। अगर बीपीएससी ने ऐसा कर दिया तो जो लोग भी जितना लेट ज्वाइन करेंगे या डिसीजन लेने में समय ज्यादा लग गया, उनकी जॉब इस बार भी नहीं होगी। वो फिर अगली बार सोचे कि फॉर्म भराएगा, 4 महीना तैयारी करेंगे तब परीक्षा होगी, वो दिन गए बिहार से, बिहार में फॉर्म भराएगा, एग्जाम डेट आ गया, बस इतना ही होगा, एडमिट कार्ड हाथ में मिल जाएगा। तो टारगेट है कि टीचर बनना है, तो बाकी लोग जब सोच रहे हैं तब आप डिसीजन लेके अपने काम में लग जाइए कि मुझे यही करना है। आपके लिए दोनों जरूरी है, एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना, सीटेट भी जरूरी है, और उसी बेस पर ये जॉब प्राप्त करना जरूरी है। अब सिर्फ अर्हता से जॉब नहीं होगी, सीटेट और बीपीएससी टीआरई एग्जाम, टीचर रिक्रूटमेंट का, दोनों क्वालिफाई करना है। तो यूं समझ लीजिए कि एक शानदार मौका जो आपके सामने है,
अगर आप मेहनत करके कुछ दिन सब कुछ बर्दाश्त करके निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, जीवन बन जाएगा, सुधर जाएगा। कितने महीने? दिसंबर तक जी जान लगा के मेहनत करेंगे, सारी चीजों को छोड़ देंगे, मस्ती, घूमना फिरना, सारे काम कुछ दिन बंद, सिर्फ फोकस्ड 4 महीने पढ़ाई करेंगे, काफी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एग्जाम डेट आ जाएंगे। तो फिर सभी लोगों को ये सूचना फैला दीजिए, बता दीजिए। ऑनलाइन में भी हम लोग यही बता रहे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, कि अगर जो लोग चूक गए हैं वो लोग तैयारी करें। और जो लोगों को मौका नहीं मिला, बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, एक शानदार मौका और मिल रहा है कि बीएड वाले को 6 to 8 की सीट में अप्लाई करके उनको जॉब दे दिया जाए। और 50,000 नौकरी बहुत होती है। हमारे यहाँ कितने लोग पढ़ते हैं? 400-500 लोग पढ़ते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। तो 500 लोगों की नौकरी हम करा दे तो मेरे लिए खुशी की बात है। चलिए फिर, तो 19 तारीख को 4 बजे सेमिनार रखा गया है, ओपन सेमिनार, कोई भी आ सकता है, सबके लिए ओपन रखा जाएगा ताकि डिस्कस किया जाए कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन वापस जाके आप घर पे फिर से बनाइएगा, खत्म कर दीजिए।